सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एसवाई बीकॉम का जो हमारा बिजनेस लॉ 1 जो है उसका आज लेक्चर नंबर 11 लेंगे हम लोग, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे कि अपना जो मॉड्यूल 1 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1 उसका चैप्टर नंबर 3 जो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो ध्यान से देखना लेक्चर को। एंड मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, देखो बीकॉम का हम सेमेस्टर 3 पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ 1। एंड अगर आप बैफ या फिर बीएफएम में हो तो ऐसे टाइम पर आपको सेमेस्टर 2 के अंदर ये बिजनेस लॉ 1 है, तो आप लोग भी इस लेक्चर को देख सकते हो। देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, देखो कि अपना ये जो चैप्टर 3 है ये बात क्या चीज़ की करता है, ठीक है। तो ये बात करता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो देखो अपना जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कहता क्या है। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हमारा सेक्शन नंबर 11 है, ठीक है, सेक्शन नंबर 11 जो है वो बात करता है कि कौन कौन पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी क्या कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसी को हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया, तो देखो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट या फिर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कौन कौन पर्सन कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, ठीक है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल होना, ठीक है, कि आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो कौन कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहा जाएगा, ऐसे कौन कौन पर्सन है, तो उसके बारे में बताया गया है हमारे सेक्शन नंबर 11 के अंदर, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्या कि हर एक व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई पर्सन नहीं कर सकता, कोई कर सकता है, कोई मतलब डिफरेंसेस नहीं है। हर एक पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है अगर उनके अंदर ये 3 कैपेबिलिटीज़ होती है तब, ठीक है, यानी 3 अगर ये चीज़ें उनके अंदर है देन वो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। अगर उनके अंदर ये 3 कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है देन वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते। अगर वो कोई एग्रीमेंट करते भी है तो ऐसे टाइम पर उनका जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड कहा जाएगा। मतलब बेसिकली ये कहा जाएगा कि उनका जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं है, वो एनफोर्सेबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी आती है तब जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अगर कोई पर्सन है और उसके अंदर ये 3 मतलब कैपेबिलिटीज़ नहीं है देन वो जो पर्सन रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता। एंड उसका जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेसिकली उसका जो एग्रीमेंट है उसके अंदर लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं रहती, वो एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। ओके, मतलब शुरुआत से ही वॉइड होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब कौन से 3 कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, देखो सबसे पहला है हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। मतलब क्या कि जो भी वो चीज़ करना चाहता है उस लॉ के अंदर जो भी एज ऑफ मेजॉरिटी डिफाइन की गई है उस एज ऑफ मेजॉरिटी को वो क्रॉस कर लेना चाहिए। मतलब क्या, अब नॉर्मल सेंस में आपको पता होगा कि हम मेजर पर्सन किसे कहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा मेजर हम उसे कहते हैं जो कि 18 साल को प्लस मतलब 18 साल को पार कर लेता है, ठीक है। यानी क्या कि अगर आप 18 प्लस हो जाते हो, 18 साल की उम्र को क्रॉस कर लेते हो देन आप एक मेजर पर्सन बन जाते हो, एक एडल्ट बन जाते हो, ठीक है। एंड अगर आप एज मतलब 18 साल से कम रहते हो तो आपको माइनर कहा जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आप 18 से कम हो देन आपको माइनर कहा जाएगा एंड अगर आप 18 से ऊपर होते तो मेजर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अब देखो कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है, कुछ कुछ मतलब नियमों में मतलब कुछ कुछ जगह पर एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो अलग तरीके से डिफाइन की जाती है। मतलब क्या, नॉर्मल सेंस में तो हम यही कहते हैं कि अगर आप 18 साल प्लस कर देते हो तो आप एक मेजर पर्सन बन जाते हो एंड देन आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप चाहो तो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ जगहों पर ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप मैरिज का अगर आप देखोगे, शादी करना होता है, मैरिज करना होता है, तो ऐसे टाइम पर देखो अगर आप एक लड़के हो, अगर आप एक मेल हो, तो ऐसे टाइम पर आपकी जो एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो 21 ईयर को क्रॉस करने के बाद आती है, ठीक है। यानी क्या कि अगर आप 21 साल के हो जाते हो तब जाकर आप शादी कर सकते हो। अगर आप 18-19 साल के हो तो आपको बोला जाएगा अभी आप नाबालिग हो, आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पर एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो 21 साल है मेल्स के लिए, ठीक है। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए तो 18 साल ही है, उसको भी अब बढ़ाया जाएगा, 21 साल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है। तो एज ऑफ मेजॉरिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफाइन है। नॉर्मल सेंस में तो हम 18 साल ही बोलते हैं, बट कई जगह पर 21 साल को भी बोला जाता है कि 21 साल जो है अगर आप क्रॉस करोगे तभी आपको मेजर माना जाएगा, नहीं तो आपको नाबालिग यानी माइनर माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। तो सबसे पहले ये आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक मेजर होने चाहिए, आप एक माइनर नहीं होने चाहिए। अगर आप मेजर होते हो तो आप कोई भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक माइनर होते हो, ठीक है, तो आपका जो भी एग्रीमेंट होगा वो कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि आप बेसिकली एक माइनर हो एंड आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा, शुरुआत से ही वॉइड माना जाएगा आपके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर आप एक माइनर हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, नेक्स्ट कैपेबिलिटी है कि हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। अब साउंड माइंड का क्या मतलब होता है, तो साउंड माइंड का मतलब होता है हु इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कि मतलब जो पर्सन है वो
इतना उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सामने वाला जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो समझ सके, उसके अंदर शुद्ध बुद्ध है, वो होशो आवाज़ों में है, समझ पा रहा है कि क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो साउंड माइंड का मतलब होता है होशो आवाज़ में होना। जैसे अब कोई पागल है, ठीक है, तो जो पागल पर्सन होता है, जो मेंटल पर्सन होता है, उसके अंदर उतना दिमाग नहीं रहता, वो समझ नहीं पाता सामने वाला मुझे क्या बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने वो साउंड माइंड में नहीं है, वो अनसाउंड माइंड में है, ठीक है, वो अपने होशो आवाज़ में नहीं है। वैसे कोई बेवड़ा है, दारू पी के घूम रहा है, ऐसे टाइम पर मतलब फुल टाइट है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, उसको पूरी जन्नत दिख रही है, ऐसे टाइम पर उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जो बेवड़ा है, वो जो लिक्विड मतलब दारू पिया हुआ जो पर्सन है, उसको क्योंकि वो अनसाउंड माइंड में है, वो अपने होशो आवाज़ में नहीं है, ऐसे टाइम पर वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझ सकता, वो एबल मतलब हु इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर वो जो पर्सन रहता है उसको हम अनसाउंड माइंड का पर्सन बोलेंगे एंड वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पहला ये है कि आप मेजॉरिटी को क्रॉस कर लेना चाहिए, उसके बाद आप एक अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, यानी साउंड माइंड के होने चाहिए, होशो आवाज़ में होने चाहिए, ठीक है। आप पागल नहीं होने चाहिए, बेवड़े नहीं होने चाहिए, ऐसी चीज़ें, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट। मतलब क्या कि जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है उस पर्टिकुलर जगह पर उसे डिस्क्वालीफाइड नहीं करना चाहिए कि आप इस जगह पर ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, अब जैसे कोई मान लो एक क्रिमिनल है, ठीक है, ये इसने 4-5 लोगों का मर्डर किया, ठीक है, 4-5 लोगों का गला काट के ख़त्म कर दिया उनकी कहानी, ठीक है। तो अब ये मर्डरिस्ट है, ठीक है, इसने बहुत लोगों को मारा है। ऐसे टाइम पर ये जाता है एक बैंक में और बोलता है मुझे लोन दे दो। बैंक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है, बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है कि आप मुझे लोन दे दो 1 लाख रुपए का या फिर 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो, मैं आपको इतना इंटरेस्ट दूँगा, ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो लॉ जो है यानी कानून जो है उसने इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो यहाँ पर लॉ ने इसे डिस्क्वालीफाई किया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते। तो अगर आप उन पर्सन्स में आते हो, अब देखो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें एक लिस्ट दे के रखी हुई है कि कौन कौन पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है बाय लॉ, मतलब लॉ के द्वारा कौन कौन पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाइड है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आप फॉरेन एनिमी हो, ठीक है, जैसा मान लो कोई पाकिस्तान का पर्सन है एंड हमारा अभी झगड़ा चल रहा है, लड़ाई जंग चल रही है, ठीक है, वॉर चल रहा है पाकिस्तान के साथ में, ऐसे टाइम पर आप पाकिस्तान के किसी भी ट्रेडर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो डिस्क्वालीफाइड है बाय लॉ, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो आपको अंदर ये 3 कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले आप एज ऑफ मेजॉरिटी को क्रॉस कर लेना चाहिए जिस भी लॉ के द्वारा आपका काम करना है। उसके बाद आप साउंड माइंड में होने चाहिए, यानी कि होशो आवाज़ में होने चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए, बेवड़े नहीं होने चाहिए, मतलब होशो आवाज़ में होने चाहिए, आपको समझ आ रहा है सामने वाले जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। एंड तीसरी चीज़ ये कि आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं करना चाहिए लॉ के द्वारा, ठीक है, लॉ आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट करने से, ऐसे टाइम पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो, ओके। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर होती है देन आप मतलब देन आप जो है वो कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी आप कैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशंस होंगी जिनको फुलफिल करना होगा सामने वाले को, अगर नहीं करता है तो ऐसे टाइम पर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर इन्फोर्स करवा सकते हो, ठीक है। बट अगर इसमें से एक भी अगर कैपेबिलिटी पर्सन एक किसी भी पर्सन में नहीं होती है देन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं रह जाएगा, वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जिसको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते कल को जाकर। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, अगर आप बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बोलते हो एक काम कर तू मेरे को अपना घर बेच ले, ये ले 10 रुपये अपना घर बेच ले, ठीक है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप एक मेजर पर्सन हो, आप 20 साल के या फिर मतलब 21 साल जितना भी आपकी उम्र है, ठीक है, आप एक मेजर पर्सन हो, आप एक बच्चे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप ये ले 10 रुपये और मेरे को अपना घर बेच दे, एंड उस बच्चे को उतना समझ नहीं हो, आपको बोलता है ठीक है ये लो मैं आपको बेच दिया। अब ऐसे टाइम पर ये जो आपने उसके साथ में एग्रीमेंट किया इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो दूसरा पार्टी है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपके एग्रीमेंट के अंदर, वो एक माइनर है, ठीक है, और माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऐसे टाइम पर कल को अगर मान लो ये 10 रुपये लेके खा जाता है एंड फिर ऐसे टाइम पर आप उसे बोलते हो चल अपना घर दे और ये बोलता है मैं अपना घर नहीं दूंगा, तो ऐसे टाइम पर आप जाकर कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं करवा सकते, देखो देखो इसने तो पैसे भी ले लिए और घर भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर माइनर पैसे भी ले लेगा और घर भी नहीं देगा, ठीक है, तो ये बात है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स करने लायक नहीं रह जाएगा, तो ये बात है, ओके। तो ये 3 कैपेबिलिटीज़ अगर आपके अंदर रहती है देन आप कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को। अब इसी सेम चीज़ को वापस से यहाँ पर रिपीट किया गया है, देखो लिखा क्या है कि दिस सेक्शन ऑफ डील विद द प्रपोजल कैपेसिटी इन 3 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, यानी क्या कि आपके अंदर पर्सनल कैपेसिटीज़ होती है 3 ब्रांचेस के अंदर, 3 चीज़ें होती है, मतलब 3 पर्सनल कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहते हो, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन बाय इन्फेंसी नहीं होना चाहिए, यानी क्या देखो इन्फेंसी का मतलब होता है मतलब आप बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है, आप माइनर नहीं होने चाहिए, आप मेजर होने चाहिए, आपकी एज 18+ होनी चाहिए, ओके।
उसके बाद क्या दूसरा है डिस्क्वालिफिकेशन बाय इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन, ठीक है, आप पागलपन नहीं होने चाहिए, मतलब आपके अंदर पागलपन नहीं होना चाहिए, वो दूसरा वाला पागलपन नहीं, रियलिटी वाला, मेंटल नहीं होने चाहिए आप, या फिर आप मतलब होशो आवाज़ में होने चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। उसके बाद अदर स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसा होते तो देन आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते। तो ये तीन चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर आपके अंदर होती है देन आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप इन्फेंसी यानी बच्चे नहीं होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए एंड लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, तभी जाकर आप कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर एज ऑफ मेजॉरिटी को अच्छी तरीके से बताया गया है कि आप किस पर्सन को मेजर कहोगे, ठीक है। तो देखो इंडिया के अंदर एक इंडियन मेजॉरिटी एक्ट आया था 1875 में, ये डिफाइन करता है कि मतलब बेसिकली हम किस पर्सन को मेजर कहेंगे और किसको माइनर कहेंगे, ठीक है। तो देखो इसका सेक्शन नंबर 3 जो है इस एक्ट का, वो बात करता है कि मतलब कौन पर्सन जो रहेगा वो बेसिकली हमारा मेजर कहलाएगा, ठीक है। तो देखो ये बोलता क्या है सेक्शन नंबर 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, वो बोलता है कि द सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डिक्लेयर दैट एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, डोमिसाइल्ड मतलब कि जो इंडिया में रह रहा हो, shall be deemed to have attained his majority when he shall have completed his age of 18 year and not before। मतलब क्या कि कोई भी पर्सन जो इंडिया में रहता है अगर वो अपनी 18 साल की उम्र को क्रॉस कर लेता है, पार कर लेता है, ऐसे टाइम पर उस पर्सन को जो है हम मेजर कह देंगे, ठीक है, यानी उस पर्सन को मेजर कह दिया जाएगा। लेकिन हावेवर का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर मतलब लेकिन, ठीक है, लेकिन अगर कोई माइनर है, ठीक है, whose person or property or both are guardian has been appointed by court or where a minor's property is taken over by a court of ward, the minority continues up to the completion of his age of 21 year। यानी क्या कि लेकिन देखो यहाँ पर ऊपर क्या बोला गया कि अगर आप डोमिसाइल्ड इंडिया होते यानी इंडिया में अगर आप रहते हो एंड आपकी 18 साल की उम्र हो जाती है देन आपको मेजर कहा जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे माइनर हो जिसके पास मतलब एक गार्डियन है, मतलब आपके देख रेख करने वाला कोई पर्सन रखा गया है, ठीक है, हो सकता है मान लो आपके माता पिता हो, पेरेंट्स हो, या फिर कोई भी पर्सन हो जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, चाचा मामा कोई भी है जो कि रखा गया है कि आपका देखभाल रखने के लिए, यानी आपके पास गार्डियंस है जो कि आपका देखभाल रखेंगे, आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल करेंगे। तो ऐसे टाइम पर आपकी जो मेजॉरिटी की जो एज है वो 21 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। यानी जब आप 21 साल के होंगे तब बोला जाएगा कि आप एक मेजर पर्सन हो, 21 प्लस हो जाओगे तब बोला जाएगा कि आप मेजर हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके मान लो कोई भी आपका देख रेख करने वाला नहीं है तो ऐसे टाइम पर आप 18 साल के भी हो जाते हो तो आपको मेजर कह दिया जाएगा, अगर आप डोमिसाइल्ड इन इंडिया होगे तब, ठीक है, यानी इंडिया में रहते होंगे तब। ओके, तो एज ऑफ मेजॉरिटी को डिफाइन किया गया है यहाँ पर अच्छे तरीके से द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंदर, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पर माइनर्स एग्रीमेंट के बारे में आप समझ लेते हैं, यानी क्या अब ये जो तीनों टॉपिक्स है इनको एक एक करके सेपरेटली समझते हैं कि अगर हम माइनर के साथ में एग्रीमेंट करते, कॉन्ट्रैक्ट करते, तो ऐसे टाइम पर क्या क्या चीज़ें रहती है, माइनर के पास में कौन सी पावर जो है लॉ ने दी है, एंड हम किस तरीके से एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर मान लो कल को हम चाहते हैं कि हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर माइनर की मजबूरी है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो ऐसे टाइम पर वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके पास कौन सी पावर्स होती है जो कि लॉ ने उसे दिया हुआ है माइनर को, वो सारी चीज़ें एक एक करके समझते हैं। पहले माइनर के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम साउंड माइंड का भी समझेंगे कि अनसाउंड माइंड वाले कौन होते हैं और वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें, और डिस्क्वालीफाइड बाय पर्सन को भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माइनर्स एग्रीमेंट को समझ लेते हैं। तो देखो अब माइनर इज़ नॉट कंप्यूटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी यार देखो नॉट कंप्यूटेड मतलब क्या कि वो कैपेबल नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट को करने की, सीधी सी बात। सबसे पहला पॉइंट यही है कि कोई भी माइनर जो है जो कि 18 साल से नीचे है वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता है, वो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को करने की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला ही इसका कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाता है कि वो एक माइनर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीधी सी यहाँ पर बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर इज वॉइड ऑफ इनिशियो। वॉइड ऑफ इनिशियो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि शुरुआत से ही ये वॉइड होता है, ठीक है। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एक माइनर इन्वॉल्व होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो शुरुआत से ही वॉइड होता है, ठीक है, जिसके अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। वॉइड मतलब मे भी आपको पता होगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ठीक है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर कोई भी मतलब बेसिकली लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, यानी आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर कल को अगर मान लो उसके अंदर कोई एक पर्सन जो है अपनी ऑब्लिगेशन को पूरी नहीं करता है तो कल को आप जाकर कोर्ट ऑफ लॉ में उससे इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। ऐसा जो एग्रीमेंट होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसे हम वॉइड बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो जिसके अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होती है। ओके, तो अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी भी माइनर के साथ में तो ऐसे टाइम पर वो वॉइड ऑफ इनिशियो होता है, यानी जब से वो कॉन्ट्रैक्ट बना है, जब से वो एग्रीमेंट बना है तब से ही वो जो एग्रीमेंट है वो
मतलब वॉइड है, ठीक है, मतलब उसके अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक फेमस केस लॉ है जो है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ठीक है। इस केस लॉ में हुआ क्या था, तो इसके अंदर देखो ये माइनर एग्रीमेंट्स के बारे में बताता है कि अगर आप किसी की एक मेजर पर्सन जो है अगर वो किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जो एग्रीमेंट होता है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे वैलिड नहीं कहा जाएगा एंड देन आप उसे इन्फोर्स भी नहीं करवा सकते कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये केस क्या था, तो इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो इस केस के अंदर हुआ क्या था, ठीक है। तो केस लॉ के अंदर ये हुआ था, देखो सबसे पहले यहाँ पर केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ठीक है। तो मोहरी बीबी जो थी वो प्लेंटिफ थी और धर्मदास घोष जो था वो डिफेंडेंट था केस का। तो इसके अंदर हुआ क्या था, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी की। तो देखो इसके अंदर हुआ ये था कि अपना ये जो धर्मदास घोष जो है ये एक अपना ये जो पर्सन है धर्मदास घोष, ये एक माइनर था, ठीक है। मतलब ये 18 साल से कम उम्र का था, माइनर था, ठीक है। एंड अब होता क्या, देखो ये जो माइनर ये जो धर्मदास घोष जो रहता है वो एक मनी लेंडर से लोन मांगता है 20,000 का, ठीक है। धर्मदास मतलब ब्रह्मोदत्त जो रहता है, ये ब्रह्मोदत्त जो है ये मनी लेंडर है जो कि लोन देता है, ठीक है, पैसे पे मतलब लोन देता है, ठीक है। गाँव में रहते हैं ना ऐसे मनी लेंडर्स रहते हैं, तो ये ब्रह्मोदत्त जो रहता है वो लोन देता है, ओके। अब ब्रह्मोदत्त का ये एक एजेंट है, आप कह सकते हो एजेंट होता है केदारनाथ, जो कि ब्रह्मोदत्त के मतलब बदले में सारे काम करता है ब्रह्मोदत्त का, ठीक है। मतलब लोन देना रहता है, लोन मांगने मतलब इंटरेस्ट लेने जाना रहता है, सब कुछ ये करता है, ठीक है। तो इसका एजेंट होता है केदारनाथ। अब देखो इस केस में होता क्या है कि ये जो ब्रह्मोदत्त होता है मतलब धर्मदास घोष जो होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीजे बोलेंगे, डीजी, ठीक है। तो डीजी जो रहता है वो जाता है और वो जो रहता है वो ब्रह्मोदत्त के पास जाता है कि मेरे को लोन दे दो, ठीक है। तो ये लोन मांगता है 20,000 रुपये का कि एक काम करो आप मेरे को 20,000 रुपये का लोन दे दो। एंड ब्रह्मोदत्त जो रहता है उसको अप्रूव भी कर देता है, ठीक है मैं तुमको 20,000 रुपये का लोन दे दूंगा, एक काम करो तुम अपने घर की प्रॉपर्टी जो है मतलब पेपर्स जो है वो मेरे पास गिरवी रख दो, ठीक है। तो डीजी जो रहता है वो अपने घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स जो रहता है वो मॉर्टेज करता है, यानी कि ब्रह्मोदत्त के पास गिरवी रख देता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, फिर जब ये अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रख देता है तो ऐसे टाइम पर केदारनाथ जो रहता है, यानी कि जो इसका एजेंट होता है ब्रह्मोदत्त का, वो उस मतलब डीजी को, अपना ये जो डीजी है इसको एक इंस्टॉलमेंट जो रहता है, यानी इसका जो लोन का उसमें से कुछ हिस्सा जो रहता है एक इंस्टॉलमेंट वो दे देता है, यानी 10,500 रुपये जो रहता है वो डीजी को दे देता है, धर्मदास घोष को दे देता है, ठीक है, 10,500 रुपये, ओके। अब ये सारी चीज़ें जो रहती है, ये सारे जो सिचुएशन रहती है जो इनके बीच में एग्रीमेंट्स हुए हैं, इसके बारे में पता चल जाता है धर्मदास घोष की मदर को, ठीक है। मतलब इसकी मदर को पता चल जाता है कि यहाँ पर ये जो धर्मदास घोष जो है वो ब्रह्मोदत्त के साथ इन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट इन्होंने कर लिया एंड घर के जो पेपर है वो गिरवी रख लिए है ब्रह्मोदत्त ने, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये जो मदर जो रहती है धर्मदास घोष की, वो केदारनाथ के पास एक लेटर भेजती है, मतलब एक लेटर लिख के भेजती है कि देखो देखो तुमने जो इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, धर्मदास घोष के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एग्रीमेंट है तुम्हारा, कि उसको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोलेंगे, कि वो जो एग्रीमेंट है वो एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, वो एक वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये जो पर्सन है, ये जो धर्मदास घोष है वो एक माइनर है, ठीक है। एंड क्योंकि तुमने माइनर के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, तो वो जो एग्रीमेंट है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें कोई भी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे टाइम में तुमको जो है हमारा जो तुमने गिरवी रखा है प्रॉपर्टी के पेपर्स वो वापस देने होंगे, ठीक है। तुम मुझे वापस दे दो प्रॉपर्टी के पेपर्स, ठीक है। अब ये सारी बातें केदारनाथ जो रहता है वो ब्रह्मोदत्त को बता देता है कि ऐसे इसकी जो मदर है वो बोल रही है एंड वो प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस मांग रही है, ठीक है। अब ब्रह्मोदत्त का क्या कहना होता है, देखो ब्रह्मोदत्त जो रहता है वो बोलता है कि ठीक है एक काम करो, तुम जो है वो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, जो 10,500 रुपये जो लिया है धर्मदास घोष ने, वो पैसे मुझे वापस कर दो एंड देन मैं तुमको जो है तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस दे दूंगा, ठीक है। मतलब एक हाथ से लो एक हाथ से दो, पैसे वापस करो, प्रॉपर्टी के पेपर ले जाओ, ठीक है। अब ये ब्रह्मोदत्त का कहना है, लेकिन मदर का क्या कहना है, ठीक है। मदर क्या कहती है, मतलब बेसिकली मदर जो रहती है वो क्या कहती है कि ये जो धर्मदास घोष है इसने सारे पैसे खत्म कर दिए, खर्चे कर दिए हैं एंड ऐसे टाइम पर अब उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, तो वो पैसे तुम्हें नहीं दे सकता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ब्रह्मोदत्त जो रहता है वो सीधी सीधे बोल देता है कि देखो क्योंकि तुम जो है मुझे पैसे वापस नहीं दे सकते, तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो अब ऐसे होता क्या, इसमें होता क्या है कि ये जो धर्मदास घोष जो रहता है वो चला जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, बेसिकली यहाँ पर जो अपने हाई कोर्ट्स होते हैं या फिर जो स्टेट कोर्ट्स मतलब नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर चला जाता है धर्मदास घोष, केस कर देता है इनके ऊपर कि देखो ये जो पर्सन है ब्रह्मोदत्त, इसने माइनर के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया था एंड इन्होंने मुझे 10,500 रुपये दिए थे जो कि मैंने खर्चा कर दिया है एंड क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो शुरुआत से ही वॉइड है, ठीक है। क्योंकि एग्रीमेंट की कभी मतलब लॉ के नज़रिए से अगर आप देखोगे तो इनके बीच में तो कोई एग्रीमेंट बना ही हुआ नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है लॉ के हिसाब से एंड सिर्फ यहाँ पर लॉ को ये दिखेगा कि हाँ भाई ये जो ब्रह्मोदत्त
ब्रह्मदत्त जो है इसने इसके प्रॉपर्टी के पेपर्स रख लिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जो रहता है ये धर्मदास घोष जो रहता है वो हाई कोर्ट मतलब बेसिकली स्टेट कोर्ट जो रहता है वहाँ पर चला जाता है कि देखो, मतलब स्टेट कोर्ट नहीं सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाता है कि देखो ये जो पर्सन है, ये जो ब्रह्मदत्त है, इसने मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए हैं और दे नहीं रहा है वापस, ठीक है। ब्रह्मदत्त का कहना भी सही है कि देखो इसने पैसे ले लिए वापस नहीं दे रहे। अब बताओ आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया होगा, ठीक है, कोर्ट ने क्या कहा होगा। अब नॉर्मल सेंस में आपको यही लगता होगा कि कोर्ट ने बोला होगा एक काम करो तुम कैसे भी उसके 10,500 रुपये वापस दो, देन वो आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स दे देगा, ठीक है। बट कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है। देखो इसीलिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप माइनर के एग्रीमेंट को काफ़ी अच्छे से समझ लो, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा कि क्योंकि यहाँ पर इस एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ हुई है कि एक माइनर के साथ में एग्रीमेंट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की गई है, एंड जो दूसरा जो पार्टी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर जो दूसरी पर्सन थी, दूसरी पार्टी थी, उनको पहले से ही पता था कि ये जो दूसरा हम पार्टी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, एग्रीमेंट बना रहे, वो जो पर्सन है वो एक माइनर है, फिर भी उसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर एक माइनर इन्वॉल्व है, एक पार्टी माइनर है, इसलिए ये इस एग्रीमेंट को हम लोग वॉइड डिक्लेयर करते हैं। ये एक वॉइड एग्रीमेंट है जिसके अंदर कोई भी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मदत्त जो है, यानी कि यहाँ पर ब्रह्मदत्त जो है वो ऐसा नहीं कर सकता, मतलब लीगली इन्फोर्स नहीं करवा सकता धर्मदास घोष को कि तुमने मेरे प्रॉपर्टी मतलब मेरे पैसे ले लिए हैं, तो ऐसे टाइम पर अब तुम जो है मतलब मेरे से प्रॉपर्टी के पेपर नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो उसको एनफोर्स नहीं करवा सकता, जिसकी वजह से ऐसे टाइम पर मतलब कोर्ट जो था उन्होंने डिसीजन यही लिया कि ब्रह्मदत्त जो है उसको प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस देने ही होंगे, एंड धर्मदास घोष को कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये केस मतलब बेसिकली कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट में भी डिसीजन गया और वहाँ पर भी सेम डिसीजन आया कि धर्मदास घोष को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनर है, माइनर ने एग्रीमेंट किया है एक मेजर के साथ में, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो एग्रीमेंट है उनका वॉइड है, तो उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे टाइम पर धर्मदास का जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है उसको मिलने चाहिए और ब्रह्मदत्त को कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही डिसीजन आया, ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो ये सारी चीज़ें हुई। अब ब्रह्मदत्त जब हाई कोर्ट में गया तो वहाँ पर भी वो हार गया। अब जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, ब्रह्मदत्त जब सुप्रीम कोर्ट में गया कि अब वहाँ पर मैं जाकर केस लड़ूंगा और अपने पैसे वापस लूँगा, तो वहाँ पर जब तक जा रहा था तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया तब तक ब्रह्मदत्त की डेथ हो चुकी थी, वो मर गया था। जिसके बाद उसकी जो बीवी थी यानी वाइफ जो थी, जिनका नाम था मोहरी बीबी, ये जो पर्सन थी, इन्होंने फिर उसका जो केस था, ब्रह्मदत्त का जो केस था वो आगे चलाया, मतलब कह सकते हो इनका ये रिप्रेजेंटेटिव बन गई उनकी जो वाइफ थी मोहरी बीबी, और उन्होंने फिर केस किया ब्रह्मदत्त घोष के ऊपर, जिसके वजह से नाम पड़ा केस का मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ठीक है, धर्मदास घोष, ठीक है, इस केस का नाम पड़ा, ओके। अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो वहाँ पर भी सेम ही डिसीजन आया कि क्योंकि यहाँ पर माइनर के साथ में एग्रीमेंट किया गया है, एंड क्योंकि ये एग्रीमेंट क्योंकि शुरुआत से ही वॉइड है, शुरुआत से ही लॉ के हिसाब से तो कभी एग्रीमेंट बना ही नहीं था। लॉ को तो बस इतना दिख रहा है कि देखो ये जो ब्रह्मदत्त है इसने जो है ये धर्मदास घोष के प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वहाँ पर भी सेम डिसीजन आया कि धर्मदास घोष को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10,500 रुपये, एंड बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर्स भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉपर्टी के पेपर अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मोहरी बीबी हार जाती है एंड धर्मदास घोष जीत जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा है, मान लो कि अगर मान लो जैसे आप हो, ठीक है, ये आप हो एंड आप जाते हो दुकान में, ठीक है, ये दुकान के अंकल है, जैसे आप रहते थे ना पहले छोटे जब आप रहते थे, ठीक है, तो आप क्या करते थे, दुकान में जाते थे, 2-4 रुपये लेके जाते थे, 1 रुपया मान लो लेके गए, एंड आपने बोला अंकल ले लो 1 रुपया और मेरे को चॉकलेट दे दो, ठीक है। तो वहाँ पर भी देखोगे तो वहाँ पर भी वो जो दुकान वाला है वो एक माइनर के साथ में एग्रीमेंट कर रहा है। तो अगर कल को मान लो आप ऐसा करते हो, उसको आप बोलते हो कि अंकल मेरे को 1 रुपया वाला चॉकलेट दे दो, एंड वो दुकान वाला आपको दे देता है 1 रुपये वाले चॉकलेट, एंड आप उस 1 रुपये की चॉकलेट को खा लेते हो और देन उसके बाद बोलते हो मैं तो पैसे नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे बीच में जो एग्रीमेंट बना है वो तो वैलिड नहीं है। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, वहाँ पर आपको आपकी जो ऑब्लिगेशन है उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, यानी कोर्ट ऑफ लॉ में कल को ये नहीं जा सकता कि देखो इस माइनर ने मेरे पैसे भी मतलब चॉकलेट भी ले लिया और पैसे भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे टाइम पर वो जो मेजर रहेगा वो एनफोर्स नहीं करवा सकता कोर्ट में जाकर कि मेरे पैसे मुझे वापस करो, ठीक है, मतलब मेरे जो तुम्हारा जो ऑब्लिगेशन है उसे पूरा करो, एनफोर्स नहीं करवा सकता। तो यहाँ पर यही बात है। तो यही
ही माइनर्स एग्रीमेंट होता है कि अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो वहाँ पर कह सकते हो कि आपका जो एग्रीमेंट है वो शुरुआत से ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, वॉइड अब इनिशियो होता है, ठीक है। तो इसलिए माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा माइनर के साथ में, क्योंकि माइनर का जो एग्रीमेंट होता है वो शुरुआत से ही वॉइड होता है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो कि यहाँ पर माइनर इज नॉट कमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो, वो एबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने की, ठीक है। देखो यहाँ पर पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है कि ये केस के बारे में, कि देखो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का 1903 का बात है ये। उस टाइम पे हुआ क्या था कि परवी काउंसिल हैड हेल्प दैट अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो, कि वॉइड अब इनिशियो शुरुआत से ही वॉइड होता है अगर आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो। एंड नॉट मियरली वॉइडेबल फैक्ट ऑफ द केस इज क्या, कि देखो यहाँ पर हुआ क्या था कि अ माइनर एग्जीक्यूटेड अ मॉर्टेज फॉर अ सम ऑफ 20,000, यानी क्या कि बेसिकली यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर अलग लिखा हुआ है, यहाँ पर 8,000 लिखा हुआ है, अमाउंट यहाँ पर अलग अलग केस में अलग अलग बताया जाता है, तो आप 8,000 मान के ही चलो। तो होता क्या है देखो कि बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो एक माइनर रहता है जो कि एग्जीक्यूट करता है। माइनर कौन है? तो धर्मदास घोष जो रहता है वो एक मॉर्टेज कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता है 20,000 रुपये के लोन के लिए, जिसके बदले में उसको उसका कुछ अमाउंट मिल भी जाता है, 8,000 रुपये मिल भी जाते हैं, ठीक है। बट माइनर जो रहता है वो क्या करता है बाद में कि माइनर जो रहता है उस जो मतलब अपना जो धर्मोदास घोष है, मतलब धर्मोदास घोष जो रहता है माइनर जो रहता है वो ब्रह्मदत्त के ऊपर केस कर देता है, यानी सूट फाइल कर देता है और अपना जो मॉर्टेज है वो वापस मांगने की कोशिश करता है, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है कि जो मनी लेंडर रहता है वो क्लेम करता है कि मेरे 8,000 रुपये वापस करो माइनर के, मतलब मेरे को वापस दो, तब मैं तुम्हें अपना जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है तुम्हारे वो वापस दूंगा। जिसके बाद क्या होता है कि जब ये केस कोर्ट में जाता है तो ये होता है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल टुगेदर वॉइड एंड द मनी लेंडर देयरफॉर कैन नॉट रिकवर द अमाउंट, ठीक है। जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरुआत से ही वॉइड होता है, जिसके वजह से मनी लेंडर के पास कोई भी हक नहीं बनता है कि वो जो है उससे पैसे मांग सके, ठीक है। तो उनका यही बात हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है। ओके, यहाँ पर बस अमाउंट का फ़र्क हो जाता है। हमने जो एग्जांपल दिया उसमें 10,500 रुपये था एंड यहाँ पर 8,000 है। तो नॉर्मली मैंने तो जहाँ पर देखा था, मतलब बेसिकली यहाँ जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है वहाँ पर 10,500 रुपये ही बताया गया है एंड बुक के अंदर 8,000 बताया गया, तो बुक के हिसाब से ही चलेंगे तो सही रहेगा। तो 8,000। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्या कि आप माइनर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए बोल नहीं सकते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के अंदर, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मान लो ये माइनर है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि कोई बच्चा है एंड वो किसी दुकान वाले के साथ एग्रीमेंट करता है कि अंकल मेरे को 1 रुपये का ये चॉकलेट दे दो, तो ऐसे टाइम पर आप जो है जब उसे चॉकलेट दे दिए, ठीक है, मान लो चॉकलेट खा लेता है, तो आप उसे स्पेसिफिकली मतलब परफॉर्म करने, उसका जो काम है, उसका जो ऑब्लिगेशन है उसे करने के लिए उसे एनफोर्स नहीं कर सकते आप, ठीक है। मतलब माइनर को आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। कि आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया, आपने उसे चॉकलेट दे दी, तो आप उसे नहीं बोल सकते कि चल तू मुझे अब मेरे पैसे वापस दे, नहीं तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊँगा, ठीक है। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर एनफोर्स भी नहीं करवा सकते उसको, ठीक है। तो यही बात है, सेकंड पॉइंट यही है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ माइनस कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं करवा सकते आप लोग, ठीक है। कि माइनस एग्रीमेंट बीइंग वॉइड इट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्सड, यानी क्या कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर एनफोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि ये वॉइड होता है शुरुआत से ही। बट अ कॉन्ट्रैक्ट may be entered into on behalf of a minor by his guardian or by a manager of his स्टेट, ठीक है। इन दैट केस इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज विद इन द कॉम्पिटिशन ऑफ द गार्डियन और मैनेजर और फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर इट मे बी स्पेसिफिकली एनफोर्सड बाय और अगेंस्ट अ माइनर, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो नॉर्मल केसेस में क्या होगा कि अगर आप एक माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हो एंड आप चाहते हो कि अब माइनर जो है वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो करे, ठीक है, मतलब उसका जो भी ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म करे, जैसे उसका 1 रुपया देने का काम है, उसका जो 1 रुपया देने का जो ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म करे। एंड अगर वो नहीं भी करता है तो ऐसे टाइम पर आप एनफोर्स नहीं करवा सकते, कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर नहीं बोल सकते कि देखो देखो चॉकलेट भी ले लिया, 1 रुपया भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप एनफोर्स नहीं करवा सकते। बट अगर ऐसा होता है कि अब जैसे मान लो कि इसके साथ में इसके पापा आते हैं, ठीक है, अब इसके साथ में इसके पापा आते हैं एंड ये जो बच्चा होता है ये बोलता है अंकल मेरे को 1 रुपये की चॉकलेट दे दो, ठीक है, 1 रुपये की चॉकलेट दे दो। एंड अब ये जो दुकान वाला होता है वो इसके पापा की तरफ देखता है, ठीक है, इसके पापा की तरफ देखता है कि इसके पापा क्या बोल रहे हैं, इसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है लेने दो इसको चॉकलेट, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे कि ये जो
पर्सन है, ये जो मेजर पर्सन है, रियलिटी में इसने तो माइनर के साथ फिर एग्रीमेंट किया ही नहीं है। इसने तो डायरेक्टली ये जो इसका गार्डियन था या फिर जो भी इसका मैनेजर या फिर जो भी इसके पेरेंट्स थे उनके साथ में इसने एग्रीमेंट किया है। तो ऐसे टाइम पर वो जो एग्रीमेंट होगा उसे वैलिड कहा जाएगा, ठीक है। अब ऐसा अगर तब होता है कि मान लो अब इसने 1 रुपये का चॉकलेट भी ले ली एंड देन उसके पापा पैसे नहीं दे रहे, तो उस टाइम पर ये जो मेजर पर्सन है ये जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में कि देखो देखो उसके पापा ने अपने बेटे को 1 रुपये का चॉकलेट भी दिलवाया और पैसे भी नहीं दे रहे हैं। तो उस टाइम पर वो एनफोर्स किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर एनफोर्स किया जा सकता है। तो यही बात है यहाँ पर कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप माइनस कॉन्ट्रैक्ट, अगर माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए एनफोर्स नहीं कर सकते हो। बट साथ में अगर कोई गार्डियन होता है जो कि उसका काम उसके बिहाफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस बच्चे के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर उसे एनफोर्स किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है रेटिफिकेशन ऑफ अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे अगर मान लो कि एक टाइम पीरियड है, ठीक है, ये एक टाइम पीरियड है। अब ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर आप कोई भी एक माइनर है वो 18 साल प्लस हो जाता है, यानी 18 साल के ऊपर हो जाता है और मेजर बन जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो माइनर होता है ये इस टाइम पर कुछ किसी के साथ में एक एग्रीमेंट बना लेता है। जैसे मान लो किसी के साथ कोई भी एक एग्रीमेंट बना लेता है, हो सकता है मान लो जैसे किसी के साथ बना लिया कि मेरे को ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्रीमेंट बना लेता है कि आप मुझे ये प्रॉपर्टी दे देना, मैं आपको इतने रुपये दे दूंगा, इतने लाख रुपये दे दूंगा, ठीक है। तो इसके किसी दूसरे मेजर के साथ में एग्रीमेंट बना लेता है, ठीक है। अब होता क्या है, कल को इसको पता चलता है कि अगर मैं जब मेजर बन जाऊंगा, मतलब बाद में अगर हो सकता है कल को, क्योंकि हमने जब एग्रीमेंट बनाया था, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं तो माइनर था, ठीक है, उस टाइम पे तो मैं तो माइनर था। तो क्योंकि मैं उस टाइम पे माइनर था तो इसीलिए अब क्योंकि ये पर्सन माइनर है तो ये इसका जो एग्रीमेंट इसने बनाया वो तो शुरुआत से ही वॉइड है, वो तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो हो सकता है कल को ये मेरे को ये जो प्रॉपर्टी है वो वापस मेरे से ले ले, ठीक है, और पैसे भी ले ले, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है। तो ये क्या सोचेगा, एक काम करता हूँ, जब मैं 18 साल से ऊपर हो जाऊँगा, जब मतलब मैं मेजर बन जाऊँगा, तो एक काम करूँगा, ये जो मेरा एग्रीमेंट है इसको वापस से मैं रेक्टिफिकेशन करवा दूंगा, मतलब इसको अप्रूवल करवा दूंगा कि अब ये जो मेरा पुराना जो एग्रीमेंट था जो कि वॉइड था उसको मैं अप्रूव करवा कर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनवा दूंगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये बोलता है, ठीक है, कि अगर कोई माइनर है जो कि 18 साल से उम्र होने से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई एग्रीमेंट करता है जो कि वॉइड है, तो ऐसे टाइम पर उसको बाद में जाकर एग्रीमेंट को बेसिकली जो वॉइड एग्रीमेंट है उसको रेटिफिकेशन नहीं करवा सकता, यानी उसका अप्रूवल नहीं करवा सकता, उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकता, ठीक है। एक बार जो कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड बन गया सो बन गया, ठीक है, वो बाद में रेटिफिकेशन करके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही बोला गया रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। की रेटिफिकेशन मीन्स कंसल्टिंग to past contract which was entered into during minority at a future date on attaining majority। मतलब क्या कि यहाँ पर ये बोला गया है कि रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि हमने कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, कोई पुराना एग्रीमेंट बनाया था जब हम माइनर थे, छोटे थे, एंड अब हम जब बड़े हो गए हैं, हम जब मेजर बन चुके, तो अब हम चाहते हैं कि वो जो हमारा पुराना जो एग्रीमेंट था उसको हम रेटिफिकेट कर दे, यानी उसको अप्रूवल करवा दे, सब्सिक्वेंटली अप्रूव कर दे, उसका रेटिफिकेशन कर दे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट रिलेट बैक टू द डेट ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सिंस अ माइनस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ रेटिफाइंग इट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है कि कोई भी माइनर है अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो शुरुआत से ही वॉइड होता है लॉ के हिसाब से, तो वो कभी एग्रीमेंट उनके बीच में बना ही नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि वो वॉइड है लॉ के हिसाब से, जिसकी वजह से जो चीज़ कभी एग्जिस्ट ही नहीं की तो आप उसका रेटिफिकेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात यही है कि माइनर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वॉइड होता है उसको आप रेटिफाई नहीं करवा सकते, ठीक है। तो रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं हो सकता, ओके। माइनर मतलब चाहता है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई करवा दूँ तो नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बाय अ माइनर एंड लॉ ऑफ एस्टोपल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर ये धर्मोदास घोष का अगर केस देखोगे तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि उसके अंदर जो अपना मतलब बेसिकली जो मनी लेंडर था, तो उसको पहले से पता था कि ये जो पर्सन है जिसके साथ मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ वो एक माइनर है, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है तब क्या होगा कि अगर मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, ये माइनर है, एंड सामने वाले को झूठ बोल देता है कि मैं तो मेजर हूँ, ठीक है, मतलब मैं तो मेजर हूँ, सामने वाले को झूठ बोल देता है कि मैं तो मेजर हूँ, ठीक है, एंड तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एंड जब कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद बोलता है अरे मैं तो माइनर हूँ और मुझे अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, काफ़ी सारे ऐसे भी केसेस, जैसे एक केस था केदारनाथ वाला केस था, उसमें हुआ क्या था देखो
कि बेसिकली इसका ये जो पर्सन था ये केदारनाथ था एंड ये एक माइनर था, ठीक है। तो होता क्या है देखो कि जो माइनर रहता है वो क्या करता है, झूठ झूठ बोल देता है, यानी फॉल्सली रिप्रेजेंट कर देता है अपने आप को कि मैं तो मेजर हूँ, ठीक है, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो मेजर हूँ। एंड सामने वाले को बोल देता है कि एक काम करो, तुम जो है मेरा जो प्लॉट है वो 17,000 रुपये में, ठीक है, मतलब 17,000 रुपये में मेरा जो प्लॉट है वो खरीद लो, ठीक है। तो ये जो केदारनाथ होता है क्योंकि ये मेजर रहता है तो ये सोचता है हाँ भाई ये भी मेजर है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, 17,000 रुपये से दे देता है, ठीक है, 17,000 रुपये दे देता है और बोलता है ठीक है अब तुम मुझे जो है प्रॉपर्टी के पेपर्स दो, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर होता क्या है, ये जो अपना माइनर जो रहता है जो कि झूठ झूठ बोला था कि मैं मेजर हूँ, अब ये बोलता है कि देखो क्योंकि मैं तो माइनर हूँ, ठीक है, असली में तो मैं तो माइनर हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम अपना लीगल ऑब्लिगेशन पूरा करने की, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स, मैं तो जाओ मैं नहीं देता, ठीक है, जो करना है कर लो, मैं तो नहीं दूंगा अपना प्रॉपर्टी का पेपर, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर ये जो केदारनाथ था, ये जो मेजर पर्सन था, क्योंकि इसको पहले से पता नहीं था कि भाई कि ये जो पर्सन है ये तो माइनर है, जिसके वजह से ये मतलब कह सकते हो कि ये जो माइनर है इसी ने फ्रॉड करके इसको फंसा लिया मेजर को, जिसकी वजह से अब ये जो पर्सन था, ये जो केदारनाथ था, इसने उसके ऊपर केस कर दिया, इस माइनर के ऊपर केस कर दिया कि देखो इसने तो प्रॉपर्टी के पैसे भी ले लिए, प्रॉपर्टी भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उसमें हुआ क्या देखो, डिसीजन क्या है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर थोड़ी सी अप्रोच अलग कर दी गई थी, कह सकते हो लगभग सेम ही चीज़ की गई है, बस थोड़ी सी अप्रोच अलग कर दी गई। ये कहा गया देखो केस के अंदर कि यहाँ पर देखो पैसे तो माइनर, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनर जो था वो एक फ्रॉड कर रहा था, यहाँ पर माइनर की किया गया फ्रॉड जो है, और यहाँ पर फ़ायदा भी अगर माइनर को ही होगा तो ये गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस करते हुए लॉ सुप्रीम कोर्ट जो है उसने क्या कहा कि देखो 17,000 रुपये में से जो भी इसने पैसे लिए हुए हैं, अमाउंट जो भी इसने सामने वाले पार्टी से लिया हुआ है, उसमें से जितना भी पैसा इसके पास अभी है, ठीक है, मतलब अगर मान लो पूरे के पूरे अभी 17,000 इसने रखे हुए, तो उसको सारे के सारे पैसे वापस देने होंगे इस मेजर को, यानी केदारनाथ को वापस पैसे देने होंगे। लेकिन अगर उसने उसमें से कुछ पैसे खर्चा कर दिए, ठीक है, मान लो इसमें से इसने 10,000 रुपये खर्चा कर दिया, ठीक है, इन्वेस्ट कहीं पे खर्चा पानी कर दिया, इस्तेमाल कर दिया, एंड अब इसके पास सिर्फ 7,000 रुपये बचे हुए हैं, तो ऐसे टाइम पर जितने भी पैसे इसके पास बचे हुए हैं वो इसे वापस करने होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको पूरे अलग से लाकर पूरे 17,000 ही देने की ज़रूरत है, अगर इसने इसमें से कुछ पैसे खर्चा कर दिए तो ऐसे टाइम पर जो पैसे बचे हुए हैं वो इसे देने होंगे। अगर सारे ही पैसे खर्चे कर दिए हैं तो ऐसे टाइम पर माइनर को कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हम मेजर को ही गलत मानेंगे, क्योंकि मेजर की गलती है, उसने अच्छे से जांच पड़ताल क्यों नहीं की कि ये माइनर है कि मेजर है, उसको अच्छे से देखना चाहिए था आधार कार्ड वो सारी चीज़ों में कि हाँ भाई ये सच में माइनर है कि मेजर है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि अगर मान लो माइनर जो है वो अगर फॉल्सली भी रिप्रेजेंट करता है कि मैं तो मेजर हूँ, मैं तो मेजर हूँ, और सामने वाले को फंसा कर कॉन्ट्रैक्ट में उसको एंटर करवा देता है, ऐसे टाइम पर भी अगर आप देखोगे तो माइनर का ही फ़ायदा हो जाता है एक टाइप से, देखो क्योंकि यहाँ पर माइनर जो है उसको अपनी प्लॉट भी देनी नहीं पड़ी, एंड जो पैसा बचा हुआ था थोड़ा बहुत वो दिया है, और जो नहीं बचा है वो नहीं देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो माइनर का ही फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा है। और देखो लॉ ऑफ स्टॉफल क्या होता है, लॉ ऑफ स्टॉफल का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि अब पार्टनरशिप बाय स्टॉफल, ठीक है, मतलब एक ऐसा पार्टनर होता है जो कि सिर्फ झूठ झूठ बोलता है, मतलब सामने वाले को ऐसा दिखाता है कि मैं तो कंपनी का पार्टनर हूँ, लेकिन असली में वो पार्टनर नहीं होता है कंपनी का, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो माइनर होता है वो भी स्टॉपल करता है, लॉ ऑफ स्टॉपल इस्तेमाल करता है कि सामने वाले को झूठ झूठ बोलकर सामने वाले को ये दिखाता है कि मैं तो मेजर हूँ, मैं तो मेजर हूँ, एंड सामने वाले को मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा देता है, ठीक है। तो माइनर कैन नॉट बी स्टॉपेड बाय अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एज देयर कैन बी नो स्टॉपल अगेंस्ट स्टेटू, ठीक है। मतलब क्या कि अगर कोई माइनर है वो ऐसा करता है तो वो मतलब बेसिकली कर सकता है, ठीक है। अ माइनर हु फॉल्सली रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू अ मेजर एंड देयर बाय इंड्यूस्ड अनदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम कैन प्लीड माइनॉरिटी एज अ डिफेंस, ठीक है। यानी क्या कि अगर मान लो कोई माइनर है, कोई छोटा माइनर है जो कि अभी 18 साल का नहीं है, एंड कोई मेजर के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ये बोलकर कि मैं तो मेजर हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, ठीक है, मेजर हूँ मैं तो, ठीक है। एंड जब वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है एंड उसने जो भी बेनिफिट लेने थे वो ले लेता है, उसके बाद वो चाहे माइनर जो है वो चाहे तो ऐसा कर सकता है अपने डिफेंस में कि मुझे मतलब अपनी ऑब्लिगेशन को ना करना पड़े, अपने डिफेंस में वो बोल सकता है कि अरे मैं तो माइनर हूँ, मैं तो माइनर हूँ, मतलब प्लीड का मतलब होता है नहीं रहता है, हम लोग बोलते हैं मतलब गिड़गिड़ाना कि अरे मैं तो माइनर हूँ, मैं मतलब मैं कैसे दूंगा, ठीक है। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में बोल सकता है ये ऐसा कि मैं तो माइनर हूँ और मैं कैसे मतलब बेसिकली मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ हुआ है वो तो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर लीगल एनफोर्सिबिलिटी है ही नहीं इसके अंदर, तो मैं कैसे अपना लीगल ऑब्लिगेशन मुझे परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो माइनर जो है अपने डिफेंस में कभी भी चाहे तो अपना माइनॉरिटी प्लेड कर सकता है, यानी दिखा सकता है कि मैं तो माइनर हूँ, मैं तो माइनर हूँ, मुझे तो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड यहाँ पर देखो मीनिंग ऑफ एस्टोपल बताया गया कि एस्टोपल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो कंपनीज में नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, पार्टनरशिप में इस्तेमाल किया जाता है कि जो पार्टनर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा है कि एस्टोपल इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस, ठीक है। ये एक एविडेंस की तरह होता है कि हम सामने वाले को ये दिखाते हैं कि हम उस पर्टिकुलर फॉर्म जो है या फिर जो भी मतलब पार्टनरशिप फॉर्म है
वहाँ पर मैं एक पार्टनर हूँ, ठीक है, जो कि रियलिटी में वो नहीं रहता है, वो सिर्फ दिखाता है लोगों को अपनी हरकतों की वजह से, या फिर ऐसी चीज़ें बोलकर, या फिर कुछ उसकी चीज़ें रहती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसको दिखाकर ये बोल देता है कि असली में तो मैं कंपनी का पार्टनर हूँ, जिसके अगर रियलिटी में देखेंगे तो वो नहीं रहता है कंपनी का पार्टनर, ठीक है। तो व्हेन अ मैन हैज़ बाय वर्ड स्पोकन रिटन और कंडक्ट इंड्यूसेड अनदर टू बिलीव डैट, कि मतलब दूसरे को भरोसा दिलाने के लिए कि हाँ भाई मैं तो ये पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस में हूँ, मतलब मैं एक पार्टनर हूँ कंपनी का, तो ही विल नॉट बी अलाउड टू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट स्टेट ऑफ थिंग। यानी क्या, जो सामने वाला पर्सन है वो डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये जो है कंपनी का पार्टनर नहीं है, मतलब इस तरीके से बिलीव कर दिया जाता है सामने वाले पर्सन को, ठीक है। बट ये जो लॉ ऑफ स्टोपल, ये एक माइनर इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो गलत है, क्योंकि माइनर अपने आप को नहीं बोल सकता भाई मैं तो मेजर हूँ और सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट में करके सबको फ्रॉड नहीं कर सकता सबके साथ में। तो लॉ ऑफ स्टोपल का इस्तेमाल एक माइनर नहीं कर सकता है, बट काफ़ी सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि वो फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है कि मैं तो मेजर हूँ, मैं तो मेजर हूँ, एंड देन वो सामने वाले पर्सन को फंसा देता है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद देखो इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, जिसको हम श्योरिटी ऑफ अ माइनर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मैं एग्जांपल लेकर आपको पहले समझा देता हूँ, फिर रीड करते हैं पॉइंट्स को तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो ये कहता क्या है, इसका मतलब ये है, देखो मान लो ये एक माइनर है, ठीक है, मानना क्या है आपको समझ लेते हैं। जैसे इसका नाम है मोहन, ठीक है, मोहन एक माइनर है, ठीक है, एम फॉर मोहन, एम फॉर माइनर, ठीक है। तो मोहन एक माइनर है, अब मोहन जो है वो चाहता है कि मुझे थोड़ा 20,000 रुपये का लोन मिल जाए, ठीक है, 20,000 रुपये का उसको लोन चाहिए। तो वो चला जाता है एक बैंक के पास में, ठीक है, कौन से बैंक में जाता है, कोई भी एक बैंक में चला जाता है जो भी उसके नज़दीक में रहते हैं, ठीक है। अब एक बैंक में चला जाता है, देखो अंकल, बैंक का जो मैनेजर रहता है तो उसको बोलता है देखो अंकल मुझे लोन चाहिए 20,000 रुपये का, क्या आप मुझे लोन दोगे, ठीक है। अब बैंक का जो मैनेजर रहता है, ठीक है, ये बैंक का मैनेजर है, तो बैंक का जो मैनेजर रहता है वो मोहन को मना कर देता है कि देखो देखो क्योंकि तुम एक माइनर हो और तुम्हारे साथ हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कल को अगर तुम मान लो मना कर देते हो, बोलते हो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं नहीं देता पैसे, जाओ जो करना है कर लो, तो ऐसे टाइम पर हम तुम्हारा असली में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे टाइम पर ये जो मैनेजर रहता है बैंक का, वो मोहन को मना कर देता है कि जाओ मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है, मतलब मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता क्योंकि तुम एक माइनर हो। अब मोहन हो जाता है उदास, ठीक है, मोहन हो जाता है उदास कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मोहन जाता है अपने अंकल के पास में, ठीक है, ये है उसके अंकल, मोहन के अंकल, जो कि एक मेजर है, ठीक है, मोहन के अंकल मेजर है, जिनका नाम है उनका नाम क्या रखे, अंकल, चलो अंकल ही बोलते हैं, छोड़ो जाने दो, ठीक है। तो मोहन के अंकल है ये, ठीक है। अब मोहन के जो अंकल है, ये इसके मोहन जो रहता है वो अपने अंकल के पास जाता है, अंकल को बोलता है अंकल अंकल देखो मैं लोन लेने गया था लेकिन उन लोग मुझे लोन नहीं दे रहे, अब बताओ मैं क्या करूँ, मुझे एक मतलब बेसिकली 20,000 का फ़ोन खरीदना है, ठीक है, मुझे पढ़ाई के लिए फ़ोन खरीदना है लेकिन इन लोग मुझे नहीं दे रहे लोन, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर ये जो मोहन के अंकल हो जाते हैं वो सोचते हैं अच्छा ऐसी बात है, एक काम करता हूँ मैं चलता हूँ, ठीक है। तो मोहन के जो अंकल होते हैं वो जाते हैं मैनेजर के पास में, मैनेजर को बोलते हैं देखो भाई तुम क्यों नहीं मोहन को लोन दे रहे हो, तो मैनेजर बोलता है देखो क्योंकि वो एक माइनर है मैं उसे लोन नहीं दे सकता, ओके। तो अब ये जो अंकल होते हैं वो क्या कहते हैं, देखो कि देखो तुम उसे लोन दे दो, ठीक है, मतलब मोहन जो है उसे लोन दे दो, अगर कल को वो मना भी करता है, बोलता है कि जाओ मैं तुम्हें लोन नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ मैं नहीं देता, तो ऐसे टाइम पर मैं तुम्हें लोन दूंगा, ठीक है, श्योरिटी देता हूँ कि अगर वो नहीं देगा पैसे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम उसे लोन दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक वाला बोलता है ठीक है मुझे उस पर तो भरोसा नहीं है लेकिन मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आपके भरोसे पर मैं उसे लोन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो मोहन के जो अंकल है उसने इस माइनर की श्योरिटी ली है कि अगर कल कोई लोन नहीं देता है तो मैं तुम्हें लोन वापस दे दूंगा, ठीक है, मेरे पास तुम आना पैसे लेने के लिए। अब कल को अगर मान लो मोहन जो है वो डिफ़ॉल्ट मारता है यानी लोन नहीं देता है, लोन के पैसे देने में, इंस्टॉलमेंट देने में आनाकानी करता है या फिर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है जाओ मैं नहीं देता, तो ऐसे टाइम पर बैंक जो है वो सीधा जो है मतलब ये जो अंकल है इनके घर के दरवाजे खटखटाएगी और बोलेगी देखो वो पैसे नहीं दे रहा है, काम करो अब आप दो हमको पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को बोला जाता है बेसिकली ये टॉपिक, मतलब इसी को बोला जाता है लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन यानी श्योरिटी ऑफ अ माइनर। यानी क्या कि अगर कोई माइनर है एंड वो चाहता है कि मैं कोई एग्रीमेंट करूं जो कि एक वैलिड एग्रीमेंट हो जाए, तो ऐसे टाइम पर उस एग्रीमेंट करने के लिए जो माइनर है उसकी कोई श्योरिटी लेने अगर वाला होता है यानी कोई थर्ड पर्सन होता है, वो उस पर मतलब उसकी लाइबिलिटी ले अगर उस एग्रीमेंट की कि अगर मान लो ये माइनर अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करेगा तो इसके बदले में मैं उसकी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करूंगा, तो ऐसे टाइम पर वो जो एग्रीमेंट होगा उसे वॉइड कह दिया जाएगा यानी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट बाय अ माइनर इज वॉइड, आपको पता है कि अगर किसी माइनर के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं वॉइड होता है, बट लेकिन एन एग्रीमेंट बाय अ गार्डियन ऑन हिज बिहाफ इज वैलिड, ठीक है।
ठीक है। लेकिन अगर उसके बिहाफ में कोई गार्डियन होता है यानी कोई थर्ड पर्सन होता है जो उसकी गारंटी ले ले, तो ऐसे टाइम पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका वो वैलिड कहा जाएगा, उनके एग्रीमेंट को वैलिड बोला जाएगा, ठीक है। तो वेयर अ गार्डियन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, यानी क्या कि माइनर के बिहाफ में जाता है और वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ऐसे टाइम पर उसे वैलिड कहा जाएगा द प्रोवाइडेड इट इज़ फॉर माइनर्स बेनिफिट और फॉर लीगल नेसेसिटी, यानी क्या कि अगर माइनर के भलाई के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसके बिहाफ में, तो ऐसे टाइम पर उसे वैलिड बोला जाएगा। बट अगर उसके खिलाफ में कुछ किया जाए तो उसे वैलिड नहीं बोला जाएगा। जैसे अगर मान लो वो अंकल है और वो क्या करते हैं, वो मोहन का प्रॉपर्टी जो है वो बोलते हैं काम करता हूँ मैं तेरा प्रॉपर्टी बेच देता हूँ एंड उसमें से कुछ पैसे तेरे को दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये मोहन के अच्छे के लिए नहीं है, तो वहाँ पर ये जो बिहाफ में इसने बेसिकली जो एग्रीमेंट सामने वाले पर्सन के साथ कर रहा है, तो उसे हम वैलिड नहीं कहेंगे, वो एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके फ़ायदे के लिए नहीं है, ठीक है। देखो हमारा जो लॉ है वो क्या चाहता है कि देखो जो माइनर है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मतलब फ़ायदा मिलते रहे, ठीक है, उसको घाटा ना हो, कभी भी उसको हमेशा फ़ायदा मिलते रहे। तो लॉ कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि कोई भी जो गार्डियन है वो कुछ ऐसा डिसीजन ले, कुछ ऐसा एक्ट करे जिसके वजह से माइनर को घाटा हो, माइनर को प्रॉफिट ना हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो वो वॉइड कह दिया जाएगा। लेकिन अगर माइनर का फ़ायदा रहता है तब कोई टेंशन नहीं है, तब बना सकते हैं आप कोई भी चीज़, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा केस में भी, हमने धर्मोदास कोश के केस में देखा, वहाँ पर भी माइनर का ही फ़ायदा किया जा रहा था, ठीक है। वैसे ही सारी चीज़ें, तो माइनर का ही फ़ायदा ज़्यादातर देखा जाता है मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है जो है इंसॉल्वेंसी, ठीक है। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जब आपकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके एसेट्स से, तो ऐसे टाइम पर आपको बोल दिया जाता है कि आप इंसॉल्वेंट हो, यानी आप जो है अपने लाइबिलिटीज़ को आप नहीं भर सकते अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच कर भी, ठीक है। अब जो माइनर्स होते हैं वो कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखो माइनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक ही लिमिटेड होती है। यानी क्या, अब जैसे यहाँ पर हमने देखा था उस केस के अंदर जो मैंने आपको बताया था 17,000 वाला, वो केदारनाथ वाला केस के अंदर, उसमें क्या हुआ था कि अगर देखो वहाँ पर हुआ क्या था, वहाँ पर जो माइनर था उसने 17,000 रुपये लिए थे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे उसने उसमें से काफ़ी सारे पैसे खत्म कर दिए थे, जैसे 10,000 रुपये खत्म कर दिए थे, असली में नहीं 10,000 रुपये, मैं सपोज कर रहा हूँ कि मान लो उसमें से 10,000 रुपये उसने खत्म कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है क्योंकि वो माइनर है उसके पास उतने पैसे नहीं है, 10,000 रुपये लेके थोड़ी रोज रोज जेब में घूमेगा, तो क्योंकि उसके पास उतनी लाइबिलिटी, उतने पैसे नहीं है, ठीक है, उसके पास उतने असेट नहीं है कि वो उसकी लाइबिलिटीज़ को भर सके, यानी 10,000 रुपये को भर सके, तो ऐसे टाइम पर बोलोगे वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। लेकिन लॉ ने क्या कहा, मैं आपको वापस से बताता हूँ, लॉ ने क्या कहा, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो माइनर है अगर उसने उसमें से कुछ भी पैसे खत्म कर दिए, यानी 10,000 रुपये खत्म कर दिए, तो ऐसे टाइम पर जो 7,000 रुपये बचे हुए सिर्फ उतने ही माइनर को देने की ज़रूरत है। एंड अगर कल को अगर मान लो ये भी पैसे खत्म हो गए एंड उसके पास एक भी रुपया नहीं है देने के लिए, तो ऐसे टाइम पर माइनर को एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी क्या कि माइनर के पास जो भी पैसे बचे हुए उसको सिर्फ उसी में से पैसे देने की ज़रूरत है, उसको अलग से लाने की कहीं से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो माइनर कभी भी फिर इंसॉल्वेंट नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि उसके पास जो पैसे बचे हुए उसको वही पैसे देने हैं, ठीक है, उसको अलग से और लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता। यहाँ पर सिंपल सी बात यही कि माइनर कैन नॉट बी adjudged insolvent as he is incapable of contracting, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, जिसकी वजह से वो कभी भी इंसॉल्वेंट भी नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है, यही बात है। अब देखो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस बताए गए, यानी क्या कि कब कब हम माइनर के एग्रीमेंट को जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जा सकता है। यानी क्या कि अगर मान लो कोई माइनर है वो चाहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँ, तो कब कब कहा जाएगा कि उसका जो एग्रीमेंट है वो एक वैलिड एग्रीमेंट है। तो देखो सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो ये है प्रोमिसी और ट्रांसफरी। मतलब क्या कि देखो एक माइनर जो है वो प्रोमिसी और ट्रांसफरी बन सकता है, प्रोमिसी या फिर ट्रांसफरी बन सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, सिंपल सी बात है। द लॉ डज नॉट रिगार्ड, ठीक है, लॉ जो रहता है वो कभी भी मना नहीं करता है कि माइनर इज़ इनकेपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग बेनिफिट। यानी क्या, देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। मान लो ये है आपके पेरेंट्स, ठीक है, ये है पेरेंट्स एंड ये है दुकान वाले अंकल, ठीक है। अब दुकान वाले अंकल जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब आपके पेरेंट्स बोलते हैं काम करो मेरे बेटे को ये कुरकुरे का पैकेट दे दो, ये लो पैसे और ये लो 5 रुपये एंड ये कुरकुरे का पैकेट दे दो मेरे बेटे को, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर वो जो दुकान वाला होता है वो पैसे तो रख लेता है एंड अब जब कुरकुरे देने की बात आती है, यानी बेनिफिट्स देने की बात आती है, तो ऐसे टाइम पर क्या बताओ आप ले सकते हो कि नहीं, माइनर एक एक्सेप्टिंग मतलब बेनिफिट्स को ले सकता है कि नहीं, प्रोमिसी बन सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल बन सकता है। एक माइनर जो है वो उस बेनिफिट को एक्सेप्ट कर सकता है। हमारा ये जो लॉ है वो बिल्कुल मतलब मना नहीं करता है कि जो माइनर है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता बेनिफिट को, वो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो माइनर जो है वो प्रोमिसी और ट्रांसफरी बन सकता है, यानी क्या कि वो एक्सेप्ट कर सकता है सामने वाला जो अपना
ऑब्लिगेशन पूरा कर रहा है वो ले सकता है, ठीक है। अ माइनर इज अलाउड टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ ऑफ सम बेनिफिट टू हिम एंड अंडर विच ही सी बियर नो ऑब्लिगेशन। यानी क्या, एक माइनर जो है वो एनफोर्स करवा सकता है कोर्ट में। यानी कल को अगर मान लो ये दुकान वाला जो है वो कुरकुरे का पैकेट नहीं देता, उसके पापा 5 रुपये दे दिए, कुरकुरे का पैकेट नहीं दे रहा है, तो ऐसे टाइम पर ये कोर्ट ऑफ लॉ में बच्चा जा सकता है कि देखो देखो कुरकुरे का पैकेट नहीं दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वो जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अगर केस है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर उसको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, तो ऐसे टाइम पर वो उसे एनफोर्स करवा सकता है, ठीक है। जिसके अंदर उसको कोई ऑब्लिगेशन पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो ऐसे टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एजेंसी, ठीक है। अब एजेंसी का मतलब क्या होता है, तो देखो एजेंसी का मतलब ये है कि एक माइनर जो है वो एक एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। मतलब क्या, जैसे कि मान लो कोई कंपनी है जो डिटर्जेंट बनाती है, ठीक है। कंपनी का ओनर है जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। ठीक है, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल, ठीक है। इसको प्रिंसिपल बोलेंगे जो कंपनी का ओनर है। एंड इसने एक एजेंट हायर करके रखा हुआ है जो कि इसके बिहाफ में इसकी कंपनी का काम करेगा, मतलब इसका काम करेगा, वो डिटर्जेंट बेचने का काम करेगा, ठीक है। इसके बदले में, ये प्रिंसिपल के बदले में इसका जो एजेंट रहेगा वो काम करेगा, ठीक है, बिहाफ में, उसके बिहाफ में जा जाके घर घर पर डिटर्जेंट बेचेगा, ठीक है। तो उसको एजेंट बोलते हैं, जो कि अपने प्रिंसिपल का काम जो है वो खुद जो एजेंट होता है वो करता है, ठीक है। तो वैसे ही जो माइनर होता है, क्या वो भी एक एजेंट बन सकता है, वो भी किसी का काम कर सकता है? तो बिल्कुल वो कर सकता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि आपने नॉर्मल में आपने भी कभी बहुत बार किया है, आपने भी किया है, काफ़ी बार आप भी एजेंट बने हो, ठीक है। कैसे, जैसे कि देखो जब आप छोटे होंगे, ठीक है, कई बार होता होगा आपकी मम्मी बोलती है, ठीक है, कि जाओ एंड ये सामान लेके आओ दुकान से, ठीक है। आपकी मम्मी बोलती है जाओ ये सामान लेके आओ, ठीक है। एंड आप जाते हो, आप बोलते हो देखो अंकल मेरी मम्मी ने बोला है मेरे को ये सामान दे दो, ठीक है। अब होता क्या है, दुकान वाला बोलता है अच्छा आपकी मम्मी ने बोला है ये सामान देने के, एंड आपको वो सामान दे देता है, ठीक है। एंड देयरफॉर जब सामान ले लेता है वो, उसके बाद वो आपको पैसे दे देता है, ठीक है। आप उसको पैसे, दुकान वाले को पैसे देते हो, वो आपको सामान दे देता है, ठीक है, आपके मम्मी ने जो बोला था। तो यहाँ पर देखोगे तो आप जो है आपने अपनी मम्मी का एजेंट बन के गए कि मेरी मम्मी ने ये सारे सामान मेरे को बोला है देने के लिए, आप मेरे को दे दो, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर अगर मान लो ये जो माइनर है, ये जो बच्चा है, ये जो एजेंट है, ये अगर कोई कांड कर देता है, ये कुछ भी कर देता है, मान लो हो सकता है ये जो है ये डिटर्जेंट जो है मतलब ख़राब कर देता है, या फिर कुछ भी कर देता है, या फिर उसको पैसे नहीं देता, पैसे चुरा के खा लेता है, तो ऐसे टाइम पर इसका लाइबल कौन होगा, ये किससे मांगने जाएगा, ठीक है। ये जो पर्सन है, ये जो मेजर पर्सन है, ये किससे मांगने जाएगा अपने पैसे, तो ये मांगने जाएगा उसकी मम्मी से, ठीक है। आप बोलेगा कि देखो आपके बेटा जो है वो डिटर्जेंट लेने गया था लेकिन पैसे नहीं दिए मेरे को, ठीक है। तो उसका लाइबल जो होगा वो प्रिंसिपल लाइबल होगा। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अ माइनर कैन बी एक्ट एज एन एजेंट, ठीक है। यानी एक माइनर जो है वो एक एजेंट बिल्कुल बन सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ही कैन बाइंड हिज प्रिंसिपल बाय हिज एक्ट बट ही इज़ नॉट लाइबल टू हिज प्रिंसिपल और फॉर हिज एक्ट, ठीक है। यानी क्या कि वो अपने प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है जो भी वो करेगा उसके वजह से, लेकिन वो खुद को भी लाइबल नहीं होगा जो भी वो एक्ट करेगा, मतलब वो जो भी कांड करके आएगा उसके लिए सिर्फ उसका प्रिंसिपल ही लाइबल होगा। यानी क्या कि अब जैसे ये उसकी मम्मी ने उसको बोला था डिटर्जेंट लाने के लिए, तो अगर मान लो ये पैसे नहीं देता दुकान वाले को, डिटर्जेंट ले लेता है खाली, तो ऐसे टाइम पर ये जो दुकान वाला है वो पैसे किससे लेगा, वो पैसे इस बच्चे से नहीं लेगा, वो पैसे इस दुकान इसकी मम्मी से लेगा, ठीक है, इसके प्रिंसिपल से लेगा। तो यही बात बोली गई है एजेंसी की, ठीक है, कि मतलब एक माइनर एजेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अगर उसने कोई कांड किया तो ऐसे टाइम पर उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, तो प्रिंसिपल लेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो इसका एक्सेप्शन है वो ये है कि पार्टनरशिप। यानी क्या कि आप चाहो तो एक माइनर को भी पार्टनरशिप में ले सकते हो। देखो नॉर्मल केसेस में आप माइनर को नहीं ले सकते पार्टनरशिप के अंदर। माइनर को अगर आप पार्टनरशिप में यानी पार्टनरशिप के अंदर आप लाते हो तो ये मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाता है। बट कुछ केसेस के अंदर आप उसे एक माइनर होते हुए भी उसे आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ले सकते हो, बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर ले सकते हो, ठीक है। कैसे ले सकते हो, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप एज अ फुल फ्लेज पार्टनर बट ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप बाय हिज गार्डियन विद कंसर्न ऑफ द अदर पार्टनर्स प्रोवाइडेड इट इज सपोर्टेड बाय लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट। मतलब क्या कि देखो ऐसे तो कोई भी माइनर जो है वो किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप नहीं बन सकता, एक पार्टनर नहीं बन सकता कंपनी का मतलब फॉर्म का, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का। लेकिन अगर उसके कोई गार्डियन होता है यानी उसके साथ में कोई बड़ा पर्सन होता है, मेजर पर्सन होता है जो उसके साथ में होता है और वो उसकी गारंटी लेता है भाई ये हमारे साथ, ये इसको मेरे को पार्टनर बनाना है, एंड साथ में ही जो अदर पार्टनर्स होते हैं, बाकी के जो पार्टनर्स होते हैं कंपनी के अंदर, वो सारे पार्टनर्स भी अगर अलाउ कर देते हैं इसको कि ठीक है हम इसे पार्टनर ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ में ही एक और चीज़ भी कि हम जब इसे पार्टनरशिप में लेंगे तो इसको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही मिलेंगे। यानी क्या कि कल को अगर मान लो कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है तो
प्रॉफिट तो बराबर सबके अंदर बटेगा, जितना इसका हिस्सा रहेगा उतना इसको मिलेगा। लेकिन अगर कल को लॉस होता है तो ऐसे टाइम पर बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो तो अपने घर घर जा जा के अपने प्रॉपर्टी बेचकर लॉस भरेंगे, लेकिन माइनर को अपना घर बेच के प्रॉपर्टी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मतलब लोन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घर बेचकर जो भी लॉसेस है उसको फुलफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो माइनर रहेगा वो सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनर बनेगा, यानी क्या फ़ायदा होगा तो इसको हिस्सा मिलेगा, लेकिन लॉस होगा तो इसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है कि आप पार्टनरशिप में ले सकते हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए ये पार्टनर एडमिट होगा। यानी क्या कि अगर आप चाहते हो इसको एडमिट करना तो आप सिर्फ इसे बेनिफिट दोगे, लॉस होता है कल को तो आप इसको लॉस के अंदर इसका शेयर उसे नहीं दोगे, ठीक है। मतलब लॉस का इसलिए नहीं भरेगा, ठीक है, जो माइनर रहेगा, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि माइनर के फ़ायदे ही फ़ायदे रहते हैं हर जगह, अगर पार्टनरशिप में गया तो उसको लॉस भरना नहीं पड़ेंगे, खाली बेनिफिट्स जो रहेंगे वही मिलते जाएंगे इसको, ठीक है। कल को लॉस होगा तो उसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं ना। देखो यहाँ पर एक लास्ट एक्सेप्शन बताई गई है जो है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पर ये बताया गया है, मतलब देखो इसके अंदर ये चीज़ बोली गई है कि अब कोई माइनर है, मान लो, ठीक है, ये कोई माइनर है, इसका नाम जैसे कि ले लेते हैं, ये माइनर है, ठीक है। इस माइनर का नाम है नेहा, ठीक है, ये है नेहा, ठीक है, अपने स्टूडेंट है, ठीक है। तो नेहा, ठीक है। अब ये जो नेहा है ये मतलब बेसिकली नेहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, 2021 की बात है, ओके, 2021 की बात है। नेहा जो है, नेहा के पास फ़ोन नहीं है, नेहा पढ़ाई लिखाई करना चाहती है लेकिन नेहा के पास फ़ोन नहीं है, ठीक है। एंड एक और बात कि ये जो नेहा ये एक ऑर्फन है, मतलब अनाथ है, इनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया के अंदर, वो मतलब ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, एक्सपायर हो चुके हैं। तो अब नेहा जो है वो अनाथ है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाकर फ़ोन खरीद सके। अब इसका जो दुःख है, नेहा का जो दुःख है, उसके बाजू वाले अंकल से देखा नहीं जाता है, बेचारी बच्ची है, वो पढ़ नहीं पा रही है। तो बाजू वाले जो अंकल रहते हैं, यानी बाजू वाले जो अंकल है, उनको उनसे नहीं देखा जाता है इसका दुःख, नेहा का दुःख देखा नहीं जाता कि बेचारी पढ़ नहीं पा रही है। तो इसलिए ये जो अंकल रहते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है नेहा को एक मोबाइल दे देते हैं, ये लो बेटा, ये एक 10,000 का फ़ोन है, ठीक है, कोई भी फ़ोन है, रियलमी रेडमी कोई भी फ़ोन है, ये फ़ोन है, ये लो तुम, और इससे पढ़ाई लिखाई तुम करना, ठीक है। तो अब ये जो बाजू वाले जो अंकल होते हैं वो नेहा जो है एक, क्योंकि नेहा एक माइनर है तो माइनर को ये एक मोबाइल देते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना, ये जो बाजू वाले अंकल है इन्होंने गिफ्ट नहीं दिया है फ़ोन, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि गिफ्ट में दे दिया, लो बेटा फ़ोन रख लो, ठीक है, ऐसा नहीं है। इन्होंने एक नेसेसिटी सप्लाई कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था नेहा के लिए मोबाइल, इसलिए इन्होंने सोचा एक काम करता हूँ मैं अभी दे देता हूँ, बाद में से पैसे ले लूँगा, ठीक है, बाद में धीरे धीरे करके मेरे को पैसे दे देगी। तो बाजू वाले जो अंकल रहते हैं वो क्या करते हैं कि ये लो मेरा फ़ोन और तुम इसे रख लो, ठीक है, इसे चलाओ, एंड बाद में तुम मुझे पैसे दे देना 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 का फ़ोन है, 10,000 रुपये दे देना, ठीक है। नया नया फ़ोन तुम्हारे लिए खरीद के लाया हूँ मैं अभी अभी, ठीक है। अब बाजू वाले अंकल ये बोल दिए, ओके। अब बताओ क्या आपको लगता है कि ये जो बाजू वाले अंकल है वो क्या सही में नेहा से, यानी ये जो माइनर है, इससे 10,000 रुपये ले सकते हैं, मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर जवाब है हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अभी तो हमने देखा था भाई कर ही नहीं सकते, पैसा अगर कोई ले लिया तो नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वो तो वैलिड है ही नहीं ना। बट यहाँ पर असली में देखोगे तो ये जो बाजू वाले अंकल है ये डिमांड कर सकते हैं नेहा से कि मेरे को 10,000 रुपये वापस करो, ठीक है। कैसे, तो देखो सेक्शन 68 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता क्या है कि अगर मान लो कोई मेजर पर्सन है और वो किसी माइनर को नेसेसिटी सप्लाई करता है, नेसेसिटी मतलब उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी चीज़ है, जैसे मोबाइल, ये मोबाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं मोबाइल उसकी नेसेसिटी है, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बाजू वाले अंकल उसको नेसेसिटी प्रोवाइड करे, तो ऐसे टाइम पर सेक्शन 68 ये कहता है कि अगर आप एक नेसेसिटी प्रोवाइड करते हो माइनर को, तो ऐसे टाइम पर आपके पास ये राइट होता है, यानी आप ये मतलब आप ये कर सकते हो कि आप मतलब बेसिकली सामने वाले जो माइनर उससे क्लेम कर सकते हो कि तुम मुझे जो है उस नेसेसिटी की वैल्यू जो है मुझे वापस दो, ठीक है, मतलब उसके पैसे मुझे वापस दो 10,000 रुपये, ठीक है, मतलब उसकी जितनी भी वैल्यू रहेगी उतनी वैल्यू आप मांग सकते हो उससे, ठीक है। एंड अगर वो नहीं देता तो आप इन्फोर्स भी करवा सकते हो कि जब देखो भैया मोबाइल दे दिया, पैसे नहीं दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप उससे मांग सकते हो। बट यहाँ पर एक लिमिट बोली गई है कि देखो अब जैसे मान लो ये जो फ़ोन है 10,000 रुपये का फ़ोन है, ठीक है। एंड अब ये जो नेहा है, क्योंकि ये अनाथ है, ठीक है, एक भाड़े के रूम पे रहती है, जिसके अगर देखो इसका पूरा टोटल सामान मिला, पूरी प्रॉपर्टी अगर मिला देंगे तो टोटल इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ 5,000 रुपये की, ठीक है, मतलब टोटल काफ़ी मतलब ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, 5,000 रुपये इसके पास टोटल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे टाइम पर सेक्शन 68 ये कहता है कि देखो ये जो मेजर पर्सन रहेगा वो डिमांड बिल्कुल कर सकता है माइनर से कि मुझे मेरे पैसे वापस दो, लेकिन
ये उन्हीं पैसे में से मांग सकता है जितनी इसकी प्रॉपर्टी रहेगी। यानी क्या कि अब माइनर जो है उसके पास सिर्फ 5,000 रुपये है, तो ये सिर्फ 10,000 में से 5,000 मांग सकता है, बाकी का 5,000 से भूलने होंगे कि भूल जाओ 5,000, ठीक है। मतलब ये सिर्फ 5,000 मांगेगा। लेकिन अगर वहीं पे मान लो इसकी 10,000 प्रॉपर्टी है, 10,000 रुपये की प्रॉपर्टी है, तो ये पूरे के पूरे 10,000 रुपये ले सकता है कि भाई मेरे 10,000 रुपये वापस करो। 1,00,000 रुपये की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब 1,00,000 रुपये की प्रॉपर्टी है, तो ऐसे टाइम पर वो 1,00,000 रुपये नहीं मांगेगा। उसकी जो 10,000 रुपये रहेंगे 1,00,000 में से, वो बोलेगा अपनी 1,00,000 की जो प्रॉपर्टी है उसमें से मेरे 10,000 रुपये मुझे वापस दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है कि अगर मान लो माइनर के पास जितने भी पैसे हैं, अगर मान लो कम पैसे होते, जितना का आपने नेसेसिटी सप्लाई किया उससे अगर कम पैसे उसके पास, तो आपको उतने ही कम पैसे लेने पड़ेंगे जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है, माइनर को अलग से लाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने पॉइंट पढ़ा कि माइनर जो रहता है कभी वो इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता कभी भी, ठीक है। तो क्योंकि वो इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता, ऐसे टाइम पर वो अलग से पैसे लाने की भी उसको कोई ज़रूरत नहीं है। वो इतने ही जितनी उसकी प्रॉपर्टी रहेगी उतने तक का ही वो लाइबल रहेगा, उतना ही वो पैसा देगा। उसके पास अगर 1,000 की प्रॉपर्टी है तो वो 1,000 रुपये देगा, ठीक है। तो यही बात है। तो यही पे यही क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि इफ़ एनी पर्सन सप्लाई नेसेसिटी टू अ माइनर और टू माइनर्स डिपेंडेंट, ठीक है। माइनर्स डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि अब जैसे मान लो ये नेहा है, ठीक है। नेहा तो खुद तो माइनर है ही, इसका छोटा भाई है जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है, नेहा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो आप जो है आप इस डिपेंडेंट की, यानी नेहा का जो छोटा भाई है, मान लो नेहा का जो छोटा भाई है उसकी मदद कर देते हो, उसको कोई नेसेसिटी सप्लाई कर देते हो, तो ऐसे टाइम पर भी जो है आप इस मतलब बेसिकली ये जो माइनर है नेहा जो है, इससे आप डिमांड कर सकते हो कि मैंने जो आपके भाई को जो सब मोबाइल दिया था उसके पैसे मेरे को दो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये जो मेजर पर्सन है वो इससे डिमांड कर सकता है। तो वही लिखा गया है कि चाहे वो माइनर हो या फिर माइनर का कोई डिपेंडेंट पर्सन हो, द पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड सच सप्लाई इज़ एंटाइटल्ड टू रिम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर। यानी क्या कि वो चाहे तो मतलब मांग सकता है उसकी प्रॉपर्टी में से उसका जितना भी बेसिकली एक क्लेम बनता है, ठीक है। जैसा अब यहाँ पर इस केस में देखा तो 10,000 का फ़ोन था, तो अब नेहा के पास जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी, चाहे वो 5,000 की प्रॉपर्टी हो, तो उस 5,000 की प्रॉपर्टी में से ही वो अपना क्लेम मांगेगा, ठीक है। 5,000 की प्रॉपर्टी है तो 5,000 में से वो 10,000 कैसे ले सकता है, तो 5,000 मांगेगा, ठीक है। वहीं पे 1,00,000 की प्रॉपर्टी है तो वो 1,00,000 पूरा का पूरा नहीं मांगेगा, वो उसमें से बोलेगा मेरा 10,000 रुपये वापस दे दो, ठीक है। तो जितनी प्रॉपर्टी रहेगी सिर्फ उतने में से ही उसको मिलेगा। अगर कम प्रॉपर्टी है तो कम ही पैसा मिलेगा, ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, जितना रहेगा उतना मिलेगा, ठीक है। जितना आपने वैल्यू की सप्लाई दी है उतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी, अगर ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी है तब, ठीक है। तो यही बोलते हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, यानी क्या इस एक्सेप्शन में अगर आप देखोगे, यानी क्या कि अगर कोई मेजर पर्सन है और वो अगर माइनर को नेसेसिटी सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर वो अपना जो क्लेम है वो मांग सकता है, यानी अपने पैसे मांग सकता है, उस नेसेसिटीज़ की वैल्यूज़ को वो मांग सकता है माइनर से, ठीक है। या फिर माइनर्स के डिपेंडेंट को अगर दिया है, कोई माइनर के ऊपर डिपेंडेंट पर्सन है एंड उसको उसने सप्लाई किया है, मेजर ने उसको सप्लाई किया है, तो ऐसे टाइम पर भी वो माइनर से मांग सकता है कि देखो मैंने तुम्हारे भाई को दिया था, अब तुम मुझे जो है उसका पैसे वापस दो, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। तो यहाँ पर मे भी आपको माइनर की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अनसाउंड माइंड और अपना ये जो बाकी की चीज़ें डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो मे भी आज का लेक्चर सारी चीज़ें कवर हो गई होगी, सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर लंबा लिया क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने ब्रेक लिया था एंड डिटेल में हमने सारी चीज़ें समझ ली है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई चीज़ नहीं समझ आई होगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर देंगे या फिर आने वाले लेक्चर्स में क्लियर कर देंगे उसको हम, ठीक है। तो मैं भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है रेगुलर बेसिस पे ही आएंगे लेक्चर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ में, ताकि वो भी इस लेक्चर को देख सके। क्योंकि होता यही है कि भाई अभी क्यों चैनल छोटा आपको पता है, तो लोग सर्च मारते हैं वीडियोज़ को तो नहीं आती है लिस्ट में, तो इसलिए आप लोग थोड़ी सपोर्ट दिखाइए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है एंड अपना ग्रेटिट्यूड आप निखारना चाहते हो, देन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ओके। एंड ये अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा स्टडी पर्पस के लिए, देन आपको वो मतलब बेसिकली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई बात करनी रहेगी तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर कर सकते हो, वहाँ पे DM कर सकते हो। तो दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब अपलोड होने के कुछ दिन बाद देख रहे हो, तो यहाँ पर हो सकता है इसकी नेक्स्ट लेक्चर आ गई हो, तो यहाँ से जाकर आप उस प्लेलिस्ट में चेकआउट भी कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।